हेलो स्टूडेंट्स। देखो, अब मेटलर्जी में हम अब लगभग बीच में हैं और कॉन्सेप्चुअली हम जो बातें थी वो कर रहे थे। हम बात कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर, और इसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर में हमने ये वाला पार्ट देख लिया था कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं ओर को इनटू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि अब ऑक्साइड को रिडक्शन करना हो तो वी में हैव द वेरियस चॉइसेस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और हम पढ़ भी रहे थे लाइक सेल्फ रिडक्शन वी स्टडीड, रिडक्शन बाय कार्बन वी स्टडीड, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम वी स्टडीड, जिसे बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। और ये बड़ा यूजफुल होता है फॉर द पर्टिकुलर मेटल्स विच हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, और खासकर जिनमें प्रॉब्लम्स होती है कि वो कार्बाइड बना सकते हैं एट द एलिवेटेड टेम्परेचर्स, तो उनके लिए एल्यूमिनियम इज ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। बट एल्यूमिनियम वाले केस में हमने कहा जब भी फॉलो करते हैं जब कार्बन रिडक्शन ना हो पा रहा हो, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए कॉस्टलियर मेटल, और एल्यूमिनियम अगर मान लो यूज हो रहा है तो वो मेटल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग में बढ़ जाएगी। एक और मेथड था, लिखो फोर्थ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो लिखो फोर्थ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब वो जो कंपाउंड होगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा और वहाँ से मेटल को ऑब्टेन किया जाएगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डन इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। कुछ मेटल्स को हम एक्वस सॉल्यूशन में ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, और कुछ मेटल्स को मोल्टन स्टेट में ही ऑब्टेन करना पड़ेगा। बट ये अगेन कॉस्टली मेथड है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व इन इट। इट इज ए कॉस्टली प्रोसेस and to be employed and should be employed when we want metal of very high purity, जैसे जिंक, कॉपर, और used for highly active metals, for example sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium, etc., which react with water, जो वाटर से रिएक्ट करते हैं और cannot be electrolyzed in aqueous medium। ये पॉइंट बड़ा यूजफुल पॉइंट है, प्योरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रोलिसिस में बेस्ड ऑन डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये मेथड कॉस्टली है, जब भी एम्प्लॉय करना है जब हम मेटल को बहुत हाई प्योरिटी वाला ऑब्टेन करना चाहते हो, जैसे जिंक कॉपर में हम करते हैं, एक्वस मीडियम में करते हैं, या फिर मेटल बहुत हाईली एक्टिव हो जो सोडियम है, पोटेशियम है, पानी से रिएक्शन कर दे, तो एक्वस मीडियम में तो यूज़ कर ही नहीं सकते। तो फिर और इस तरीके से उनका इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे इनको, जो पानी से रिएक्ट करती है मेटल्स, तो एक्वस मीडियम में तो किसी तरीके से ऑब्टेन कर ही नहीं सकते इनको। तो वी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग, और विच कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वस मीडियम। तो फॉर हाईली एक्टिव मेटल्स जैसे ये हैं विच रिएक्ट विद वाटर एंड कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वस मीडियम, ये एक्वस मीडियम में करते हैं। यहीं पे लिखो मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस मीडियम। वो हैं जिंक, कॉपर, कॉमा लगाओ, निकिल एटसेट्रा। तो जिंक, कॉपर, निकिल, टिन, इस तरह की मेटल्स को एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन कर सकते हो। बट जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये मेटल्स, these एक्टिव मेटल्स
can be obtained by electrolysis only in molten state. These active metals can be obtained by electrolysis only in molten state. तो ये केवल molten state में obtain की जा सकती हैं, वरना नहीं aqueous medium में obtain नहीं हो सकती. These can only be obtained by electrolysis only in molten state, not in aqueous solution. Aqueous solution में obtain नहीं कर सकते. जैसे ये molten state में electrolysis कराते हैं तो molten NaCl यूज करते हैं इसमें. इसके लिए molten MgCl2, इसमें molten alumina, Al2O3 it is used. molten NaCl के साथ में CaCl2 is added to lower melting point and to increase conductivity. तो मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, हालांकि ये सब डिटेल हम हॉल हेराल्ड प्रोसेस में पढ़ेंगे जब हम Al2O3 के बारे में बात करेंगे. तो मोल्टन NaCl से, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड डाउन्स प्रोसेस. अच्छा, मोल्टन MgCl2, इसमें भी CaCl2 इज एडेड. पर्पज वही है, मेल्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस. और एल्यूमिनियम ऑब्टेन कराते हैं तो एल्यूमिनियम वाला जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ना भी है हमें, व्हाट, हॉल हेराल्ड प्रोसेस. हॉल हेराल्ड प्रोसेस. तो हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन Al2O3. इसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं, क्रायोलाइट इज एडेड, वो पढ़ेंगे भी डिटेल में. मैग्नीशियम वाला मेथड कहलाता है डाउस प्रोसेस, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं. पर्पस है टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेल्ट, ताकि कम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा सके. सोडियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl. ये NaCl है, ओवर राइटिंग हो गई, ऐसे लिख लो. कैल्शियम क्लोराइड हम मिलाते हैं ताकि मेल्टिंग पॉइंट घट जाए. साथ में थोड़ा सा मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिला सकते हैं, बट कैल्शियम क्लोराइड इज कॉमनली यूज्ड एंड द प्रोसेस कॉल्ड डाउन्स प्रोसेस. ध्यान दो, इस तरह के एक्टिव मेटल्स को एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ऑब्टेन नहीं कर सकते. एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लो, Na+ विल नॉट अंडरगो द रिडक्शन, वाटर विल अंडरगो द रिडक्शन. AlCl3 का सोल्यूशन लो या एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन लो, आप सोचो कि Al3+ का रिडक्शन हो जाएगा एक्वस मीडियम में, नहीं होगा. एल्यूमिनियम 3+ से पहले कौन रिड्यूस हो जाएगा, वाटर. तो एल्यूमिनियम या उससे ऊपर वाली एक्टिव मेटल्स जो हैं उनको कभी एक्वस सॉल्यूशन द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ऑब्टेन कहीं किया जा सकता. ये बात हम पढ़ चुके हैं इन इलेक्ट्रोलिसिस, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन प्रेफरेंशियल डिपोजिशन. गाइस पूरी बात नोट करें. तो ये था वेरियस टाइप ऑफ रिडक्शंस एम्प्लॉयड फॉर गेटिंग द मेटल फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ऑक्साइड या जो भी ओर्स थे. अब बात आती है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन. रिडक्शन कराते हैं तो कहीं कार्बन यूज करते हैं, कहीं एल्यूमिनियम. कौन एलिमेंट रिडक्शन के लिए काम में लाया जा सकता है, किसका रिडक्शन किससे करवा सकते हैं, व्हाट कुड बी द चॉइसेस अवेलेबल टू अस फॉर रिड्यूसिंग अ पर्टिकुलर ओर और ऑक्साइड टू गेट द मेटल. यही पढ़ेंगे हम इन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन. और इलिंघम डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जेई को खास पसंद है इलिंघम डायग्राम. ये पूरी बात नोट करो, पहले नोट इट डाउन.
इलिंगम डायग्राम और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिडक्शन। तो ये इलिंगम डायग्राम क्या बनाता है? ये एक्चुअली डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर का एक डायग्राम है फॉर द वेरियस एलिमेंट्स और मेटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्साइड। और ये हमें चॉइसेस प्रोवाइड करता है कि व्हाट कुड बी द चॉइसेस ऑफ द वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। तो लिखते जाओ, जरा 2-3 पॉइंट्स लिखो। इलिंगम डायग्राम provides a sound basis for considering the choices of reducing agent, the choice of reducing agent, the choice of reducing agent in the reduction of metal oxide, in the reduction of metal oxide। भाई मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाना है ना, तभी तो मेटल मिलेगी। तो मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए जो चॉइसेस अवेलेबल हैं, हु प्रोवाइड दीज चॉइसेस? इलिंगम डायग्राम। रेडीमेड चॉइसेस अवेलेबल होती हैं इसमें। अच्छा, ये डायग्राम है क्या? इट इज डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ और डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्साइड, formation of oxide per mole of oxygen। तो it is a delta G naught versus temperature graph for the formation of oxide per mole of oxygen। per mole of oxygen is important। जैसे यहां पर देखो, तो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्साइड, जैसे 2xm, ये मान लो सॉलिड मेटल है, O2 पर मोल लेना है, पर मोल, एंड दिस फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड 2mxO, और यहाँ सॉलिड बन गया ये। और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन। ये है फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। Formation of metal oxide per mole of oxygen। Formation of metal oxide per mole of oxygen। अब जरा देखना यहाँ पर, ये मेटल है, कंबस्शन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो, मेटल्स बर्न होती हैं, कंबस्शन होता है, तो एक तरीके से कंबस्शन रिएक्शन ही तो है। और कंबस्शन में तो एक बात पता है, कंबस्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो कंबस्शन रिएक्शन, तो फिर डेल्टा एच नॉट क्या होगा? नेगेटिव। और एंट्रोपी चेंज जरा देखना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और आपको पता है सॉलिड की एंट्रोपी किसी गैस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी गैस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ये बात पता होती है स्टूडेंट्स को, थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सही है। तो इफ डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, मतलब गैस में प्रोडक्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव। ये एक जनरल टर्म है। और किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी डेल्टा एस की एन जी की वैल्यू नियरली ये इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा एस आर है, ये एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज नियरली 0। नियरली 0 मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू विल बी देयर, ऑलमोस्ट 0। जरा देखना, व्हाट इज डेल्टा एन जी हियर? -1। तो डेल्टा एन जी -1 है, तो ये नेगेटिव है, एज डेल्टा एन जी इज -1। अरे डेल्टा एन जी इस रिएक्शन के लिए -1 है, सॉलिड काउंट नहीं करते, गैसेस काउंट करते हैं। तो डेल्टा एन जी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में तो है ही नहीं, 0 -1 -1 के बराबर। तो डेल्टा एन जी -1 है, तो एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव, एंथैल्पी चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक।
कंबस्शन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच नॉट नेगेटिव, डेल्टा एस नॉट नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, डेल्टा एस नॉट नेगेटिव साइन पहले लगाया, और टेम्परेचर तो ये केल्विन में है ना, और केल्विन का टेम्परेचर तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये ग्राफ था क्या, इट इज द प्लॉट ऑफ इट इज द डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ और प्लॉट एक ही बात है वो तो, फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब इस ग्राफ का फीचर क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार ये ऊपर की तरफ 2-3 लाइन लिखो, ये पूरी बात नोट भी करो, मैं समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात है ये। अगर इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, और डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, और डेल्टा एन जी नियरली जीरो है, डेल्टा एन जी जीरो है तो एंट्रोपी चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और नियरली जीरो। नोट इट डाउन। अब जरा लिंघम डायग्राम देखिए, यहाँ से साफ दिखाई पड़ता है। अभी बनाएंगे लिंघम डायग्राम, तो डेल्टा जी नॉट इधर बना लेंगे डायग्राम, मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में लिखता हूँ इसको। तो एक तरीके से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। जैसे मैंने कहा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, तो इसका मतलब डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ जिसका स्लोप कितना, बताओ कितना, माइनस डेल्टा एस नॉट, जो कि पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, स्लोप इज व्हाट, माइनस डेल्टा एस नॉट, और एस नॉट डेल्टा एस नॉट क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। सो देयर इज अ पॉजिटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट, so intercept is what, delta H naught for the formation of the metal oxide which is negative। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा दिखेगा जरा देखें। मैं ये हटा दूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ग्राफ बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाना चाहता हूं ताकि सारी चीजें विजिबल रहें। तो एक काम करें, थोड़ा सा इस लाइन को एक बार हटा लो। मान लो अब ये डेल्टा जी नॉट एंड दिस इज टेम्परेचर। केल्विन सेल्सियस कैसे ले लो, मान लो सेल्सियस में ले लिया, डिग्री सेल्सियस 500, 1000, 1500, 2000, लाइक दैट ग्राफ कैन बी टेकन। अब डेल्टा जी नॉट मान लो ये 0 है, तो ग्राफ कैसा था, slope is positive and the intercept is negative and the graph would be like this। हालांकि कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं, मैं बता देता हूं। ये एक नीचे, ये अलग ही भागता है, और ये कार्बन का ग्राफ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं, जैसे ये Ag2O के लिए ये 0 था, ये -500 किलो जूल पर मोल मान लो, -1000, दिस इज +500, इस टाइप का। मान लो ये जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मान लो जिंक ऑक्साइड, या मान लो और कोई ले लो, ये इस टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसे ले लो, इसे मान लो और कुछ ले लो, सोडियम ऑक्साइड या कुछ भी, कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हो। दिस इज कार्बन कन्वर्टिंग टू CO।
ये है फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस मेटल ऑक्साइड, सो लाइक दैट ग्राफ कुड बी देयर। इसको सीधा ही बना सकते हो इस टाइप से। और मान लो Ag2 का ग्राफ है, ये और किसी मेटल का ग्राफ है, लाइक दैट ग्राफ्स कुड बी देयर। मैंने 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए। तो इस तरीके से मान लो ये एक तो एब्रप्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट, व्हाट आर दीज पॉइंट्स। अचानक से स्लोप चेंज हो गया, तो ये पॉइंट इंडिकेट क्या कर रहे हैं, these point where slope changes indicate phase change। ये फेस चेंज को रिप्रेजेंट, कट तो नहीं गया ग्राफ में, एक बार जरा चेक कर लो, नहीं ठीक है, बच गया। तो ये जो दीज पॉइंट्स वेयर द स्लोप चेंजेस इंडिकेट द फेस चेंज। जैसे फेस चेंज कौन सा, जैसे जिंक है, Zn गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट दिस टेम्परेचर। कई बार मेटल अंडरगोज द फेस चेंज, और ओवरऑल चेंज आप ऐसे शो कर सकते हो, जैसे जिंक का ऑक्साइड फॉर्मेशन करते तो Zn प्लस O2 2Zn 2ZnO, ये सॉलिड, ये गैस बन जाता है। जिन टेम्परेचर पर ये रिडक्शन होता है, उन टेम्परेचर पर जिंक के केस में जिंक कन्वर्ट्स इनटू गैस, और गैस कन्वर्ट होते ही अब डेल्टा Ng कितना हो गया, -3 हो गया भैया। अभी डेल्टा Ng कितना है, क्योंकि मेटल अपना फेस चेंज कर चुकी है। तो दिस एब्रप्ट पॉइंट जहां पर स्लोप अचानक से बढ़ गया, पॉजिटिव स्लोप था और पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब एंट्रोपी और ज्यादा पॉजिटिव हो गई। ये जब ही होगा जब डेल्टा Ng और नेगेटिव हो जाए। इसके दौरान डेल्टा Ng -1 था, अब यहां अचानक से स्लोप बढ़ गया, यहां जैसे इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा Ng कितना हो गया, -3। सो दिस इज इलिंगम डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस पूरे ग्राफ को लिखो, इलिंगम डायग्राम for formation of metal oxide or oxide of elements per mole of O2। जरूरी नहीं है मेटल हो, बट मोस्ट ऑफ द ग्राफ मेटल के लिए होते हैं, बिकॉज मेटलर्जी पढ़ रहे हैं हम। बट नॉन मेटल्स के लिए भी ये हो सकते हैं। कार्बन नॉन मेटल ही तो है, तो कार्बन के लिए भी हमने ग्राफ बनाया हुआ है। फिर सुनो क्या बात कह रहे हैं हम, व्हाट इज इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम हमें चॉइसेस प्रोवाइड करता है फॉर गिविंग द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। क्या है ये, डेल्टा G0 वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट्स पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। माइंड इट, पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें क्या पाया जाता है, फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं ग्राफ। क्यों, क्योंकि डेल्टा Ng इज -1 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, स्लोप अचानक से चेंज हो जाता है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि मेटल ने अपना फेस चेंज कर लिया है। जैसे जिंक के एग्जाम्पल में बड़ा कॉमन है कि जिंक अपना फेस चेंज कर देता है और जिंक बिकम्स गैस अंडर दोज टेम्परेचर कंडीशन। वैसे भी आप पढ़ोगे जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर वॉलेटाइल मेटल्स, आसानी से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वीक मेटालिक बॉन्डिंग। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। साफ दिखाई पड़ता है कि इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। जो मेटल्स, इसका मतलब मोर एक्टिव मेटल्स जितनी नीचे हैं और जितना कम एक्टिव मेटल होगी उतना ऊपर चली आएगी। और खासकर सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, दीज आर लेस एक्टिव मेटल्स और वो काफ़ी ऊपर हैं और वो अनस्टेबल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। तभी तो उनका डेल्टा G देखो पॉजिटिव हो गया और हीट करने पर आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये सब भी पॉइंट्स हैं। अच्छा, कार्बन का ग्राफ नीचे क्यों भाग रहा है भाई। मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली फॉर एग्जांपल, ये नीचे भाग रहा है, सबका स्लोप पॉजिटिव है बट कार्बन वाले का स्लोप नेगेटिव है। क्यों, लुक कार्बन, लुक द ग्राफ फॉर C कन्वर्टिंग टू CO। जरा देखना कैसे, C सॉलिड प्लस O2 पर मोल ऑफ O2 लेना है, CO बनाना है, तो 2 ले लो यहाँ 2। सो जरा देखना व्हाट इज डेल्टा Ng +1। क्यों, अरे ये प्रोडक्ट इस बार सॉलिड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैस और वो भी एलिवेटेड टेम्परेचर पे, इट इज गैस। तो 2 - 1
ये 2 - 1 की वैल्यू +1 आ गया, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया ग्राफ का, माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एस नॉट, एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। स्लोप इज नेगेटिव। तो एक ही है बस ये कार्बन जिसका स्लोप नेगेटिव है, अदरवाइज मेटल्स के स्लोप दे आर पॉजिटिव एंड ग्राफ्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, बट एक बियॉन्ड टेम्परेचर के बाद ग्राफ चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। मेटल कई बार वेपर फेज में या लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। फेज चेंज के कारण दीज ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व्ड। ये है इलिंघम डायग्राम। अब बात आती है सर इलिंघम डायग्राम तो बना लिया, करें क्या सर, करें क्या इसका? अरे करें, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है। जिस एलिमेंट का इलिंघम डायग्राम नीचे है वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। नीचे वाली मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है एट द गिवन टेम्परेचर। ये है इलिंघम डायग्राम। व्हाट इज इलिंघम डायग्राम? नीचे वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल प्रोवाइड करा सकता है एट द गिवन टेम्परेचर। जिस एलिमेंट का ग्राफ नीचे होगा वो अपने से ऊपर वाले के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा एंड वाइस वर्सा विल नॉट हैपन। जिंक कैन नॉट रिड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एट ए सर्टेन टेम्परेचर। समझ में आ रही है बात? तो प्रिंसिपली कार्बन का ग्राफ नीचे होने की वजह से एक हाई टेम्परेचर के बाद कार्बन इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग ऑलमोस्ट एवरी मेटल ऑक्साइड। इवन कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन बट द टेम्परेचर रिक्वायर्ड वुड बी वेरी वेरी हाई। कई बार इतना टेम्परेचर रिक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट लग जाती है। टेम्परेचर ऐसे थोड़ी होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस ऐसे थोड़ी है, 1000 डिग्री सेल्सियस। एक बार और फूंक मारो, फूंक मारने से टेम्परेचर आ जाता है क्या? ईंधन जलता है, उसके लिए स्पेशल प्रेशर मेंटेन करने पड़ते हैं, अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं। आग जलती है तो कुछ फ्यू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जनरेट करना आसान काम नहीं होता। स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेसेस आर नीडेड एंड देन ओनली सच काइंड ऑफ टेम्परेचर्स कैन बी मेंटेन्ड। तो याद रखो, टेम्परेचर जनरेट करना आसान काम नहीं है, चाहे वो टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो चाहे वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो। लो टेम्परेचर करना हो वो भी आसान नहीं है। सब्जी फल ठंडा रखना हो फ्रीज खरीदना पड़ता है 15-20 हज़ार रुपये का। और लो टेम्परेचर जाना हो तो डेवार वेसल्स होते हैं, दीवार नहीं डेवार, DEWAR। डेवार साहब के वेसल्स हैं वो। डेवार एक फिजिसिस्ट था जिन्होंने क्रायोजेनिक्स में काम किया और उनकी कॉस्ट तो लाखों रुपए में होती है, जो कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स मेंटेन करते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 केल्विन 10 केल्विन। जैसे लिक्विड में रखना है, हीलियम को लिक्विड में रखना है तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन 20 केल्विन। हाइड्रोजन के लिए 20 केल्विन और हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट तो लोएस्ट है, दैट इज 4 केल्विन, नियरली 4.3 केल्विन या 4.2 केल्विन। 4 केल्विन का मतलब समझ रहे हो? इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अगेन दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट। तो ऐसे ही ठंडा करने में भी टेम्परेचर में भी कॉस्ट लगती है और हाई टेम्परेचर मेंटेन करने में भी कॉस्ट लगती है। ईंधन जलता है हाई टेम्परेचर के लिए एंड स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स एंड कंडीशंस टू बी मेंटेन। तो इट इज़ नॉट सो इजी। तो हम तो चाहते हैं मेटल हमें आसानी से सस्ते दामों पर मिले। सस्ते दामों का मतलब, और टेम्परेचर अगर हीट करना भी पड़े तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ना हो। अभी और लिखो, ये वाली बात लिखनी है कि इलिंघम डायग्राम का पर्पस क्या है। नीचे वाला एलिमेंट, अगर जिस एलिमेंट का ग्राफ नीचे है वो मेटल अपने से ऊपर वाले ग्राफ के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है एट द गिवन टेम्परेचर, बट द वाइस वर्सा विल नॉट हैपन। सो सच रेडीमेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इज पॉसिबल बाय इलिंघम डायग्राम। इलिंघम डायग्राम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा, पहले पूरी बात नोट कर लो। अभी लिखूंगा 1-2 पॉइंट्स और। तो ग्राफ इनिशियली पैरेलल हैं, बट एक टेम्परेचर बियॉन्ड जाने पर ग्राफ का स्लोप चेंज हो जाता है, दैट इंडिकेट्स द फेज चेंज एंड देन दे नीड नॉट बी पैरेलल। तो वो जरूरी नहीं है कि फिर वो पैरेलल हों, बट मोस्टली ग्राफ आर पैरेलल इन जनरल। हालांकि कार्बन का ग्राफ नीचे भागता है, कार्बन का अलग से भी हम केस पढ़ेंगे बिकॉज कार्बन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनएक्सपेंसिव, सस्ता वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इलिंघम डायग्राम का, कि नीचे वाले
मेटल का जो ग्राफ है, एलिमेंट का ग्राफ है, दैट कैन रिड्यूस, दैट एलिमेंट कैन रिड्यूस, अपने से ऊपर वाले के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो लिखो इन प्रिंसिपल if the plot of a metal मान लो इसे मेटल 1 बोल दिया, lies below that of another metal, मान लो मेटल 2 बोल दिया, कॉमा द मेटल 1 is capable of reducing oxide of metal 2। ये है at that temperature। तो इसका मतलब प्रिंसिपली कार्बन इज एबल टू रिड्यूस एवरी मेटल ऑक्साइड, बट द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज सो हाई विच इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन और विच इज इम्प्रैक्टिकल टू मेंटेन बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। तो इन प्रिंसिपल इफ द प्लॉट ऑफ अ मेटल, जैसा मेटल 1 बोल दिया, लाइज बिलो जो नीचे है, तो मेटल 1 नीचे हो गई, अपने से ऊपर वाली मेटल जो है उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे होगा और जिंक का ग्राफ या कॉपर का ग्राफ ऊपर होगा। तो अकॉर्डिंगली जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड को 4/3 एल्यूमिनियम सॉलिड, इट कैन रिड्यूस 2 कॉपर सॉलिड प्लस 2/3 Al2O3। एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस कॉपर बिकॉज can reduce CuO as aluminium lies below in Ellingham diagram। तो एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस CuO as aluminium lies below, तो इसका मतलब who occupies the lower slots, more active metals नीचे होती हैं, less active metals ऊपर होती हैं, और खासकर एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड मरकरी के ऑक्साइड्स के डेल्टा G नॉट तो पॉजिटिव हो जाते हैं और हीट करने पर आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। लिखेंगे इस पॉइंट को भी, पहले पूरी बात नोट करो। ग्राफ आप NCERT भी फॉलो करो, फॉलो NCERT, सी NCERT। NCERT में बड़े अच्छे से ग्राफ बनाया हुआ है, और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ से, तो NCERT से जरूर पढ़ें इस बात को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द ओनली बुक दैट यू हैव टू फॉलो अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास नोट्स एंड DPP शीट एंड ऑल दैट इज NCERT। वो तो फॉलो करना ही है आपको। नोट करो पूरी बात, लिख लिया होगा आपने। अब यहीं पे एक पॉइंट ये भी आएगा कि हाईली एक्टिव मेटल्स ऑक्यूपाई लोअर पोजीशंस इन इलिंगम डायग्राम। highly negative delta G naught, highly negative delta G naught of highly active metals like MgO, calcium oxide, sodium oxide, SiO2 etc। इसका मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड हैं, हाईली एक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं जिनका इलिंगम डायग्राम में पोजीशन नीचे है, स्टेबल ऑक्साइड्स हैं, स्टेबल एंड डू नॉट डिकम्पोज थर्मली।
थर्मली वो डिकम्पोज नहीं होते। जबकि जैसे मेटल्स जो हायर स्लॉट्स में हैं, जैसे Ag2O एंड HgO आर थर्मली अनस्टेबल। ये वाले के पहले भी आ चुका है पॉइंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। Ag2 एंड HgO आर थर्मली अनस्टेबल एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग इजिली। क्यों? जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो पता चला 300-400 डिग्री सेल्सियस पे Ag2O और HgO का डेल्टा G0 पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा G0 बिकम्स पॉजिटिव हो जाता है और वो अनस्टेबल हो गया, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये दो मेटल के ऑक्साइड पक्के से याद रखना है कि हीट करने पर दे डिकम्पोज एंड गिव मेटल्स। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है कि दीज टू मेटल ऑक्साइड्स आर थर्मली अनस्टेबल एंड ऑन हीटिंग दे बिकम और दे डिकम्पोज। जबकि एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनके ग्राफ इलिंगम डायग्राम में काफ़ी नीचे होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल ऑक्साइड्स, आसानी से हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये लिखें। अब बात करेंगे इलिंगम डायग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन बड़ा वर्सटाइल है। कार्बन खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और कई बार पार्शली ऑक्सीडेशन होने के बाद, कंबस्शन होने के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वो अपने आप में बड़ा जानना मानना पहचानना रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रसिद्ध रिड्यूसिंग एजेंट। और इनफैक्ट मेटलर्जी में कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसकी अपनी एक उत्कर्ष स्थान है, इसकी अपनी एक इमेज है कार्बन मोनोऑक्साइड की। और आयरन के मेटलर्जी में तो दिस इज अ प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट। ऑफ कोर्स कार्बन इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, बट प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन से टेम्परेचर जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर, कौन से टेम्परेचर जोन में कार्बन इज बेटर, वी शैल टॉक आफ्टर लर्निंग द इलिंगम डायग्राम ऑफ कार्बन। पूरी बात लिखो, मैं पूरा बोर्ड साफ करने वाला हूं, नोट इट डाउन। Illingham diagram for कार्बन। कार्बन का इलिंगम डायग्राम देखो ऐसा होता है। टेम्परेचर मान लो डिग्री सेल्सियस में ले लिया। अब मान लो कुछ ऐसा है, ये इसको इस तरीके से बना लो, इस टाइप से। ये टेम्परेचर नियरली 710 डिग्री सेल्सियस है। दिस इज द डायग्राम फॉर CO गैस प्लस O2 गैस, 2 ले लो, 2CO2 gas, and delta Ng for this particular reaction is 2 minus 3 minus 1. तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो स्लोप क्या हो गया? स्लोप क्या था? माइनस डेल्टा S0 और एंट्रोपी चेंज ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ये स्लोप इज पॉजिटिव। ये था 2C सॉलिड प्लस O2 और 2CO गैस। इसका डेल्टा Ng बता चुके हैं ऑलरेडी हम, 2 minus 1 plus 1। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव। और ये है कार्बन सॉलिड कन्वर्टेड टू O2, डायरेक्टली O2 में कन्वर्ट हो रहा हो। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng
जीरो है, डेल्टा एन जी इज जीरो, और डेल्टा एन जी अगर जीरो है तो एंट्रोपी चेंज इज नियरली जीरो। एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन बोल दो इसको, डेल्टा एस आर नॉट। तो डेल्टा एस आर नॉट इज नियरली जीरो, स्लोप इज नियरली जीरो। नियरली जीरो, हल्का फुल्का स्लोप होगा, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट। अब कार्बन एज ए चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा जिसका ग्राफ नीचे होगा? तो अगर ध्यान से देखो 710 डिग्री सेल्सियस से कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन द लोअर टेम्परेचर जोन एंड कार्बन इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन द हायर टेम्परेचर जोन। तो लिखेंगे इस बात को, CO इज बेटर reducing agent in lower temperature range while जबकि कार्बन is a better reducing agent in higher temperature zone। अरे भैया सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा होता है? जिसका डेल्टा जी, जिसका इलिंगम डायग्राम में जो नीचे हो, ताकि ऊपर वालों को आसानी से रिड्यूस कर पाए। अगर कोई सबसे ऊपर बैठा है तो वो किसी को ना रिड्यूस कर पाएगा। सिल्वर कैन नॉट रिड्यूस अदर मेटल ऑक्साइड्स इजीली, कर ही नहीं सकता वो, तो सबसे ऊपर बैठा है वो लगभग। मरकरी और सिल्वर जो है सबसे ऊपर बैठे हैं इलिंगम डायग्राम में, और सबसे नीचे कौन है? सोडियम पोटेशियम टाइप के, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी भी नॉर्मल किसी भी मेटल ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। कार्बन में भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये बहुत ऊपर हो गया, तो बहुत ही कम चॉइसेस मिलेंगी रिडक्शन की। तो इसका मतलब लोअर टेम्परेचर जो ग्राफ नीचे है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो लोअर वाला ग्राफ कम टेम्परेचर में, नीचे वाला ग्राफ कहाँ आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आ रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट in the lower temperature range, जबकि कार्बन इज a better reducing agent in the higher temperature zone। यही बात इंपॉर्टेंट है इन द ब्लास्ट फर्नेस। जब हम आयरन की मेटलर्जी की बात करेंगे इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो ब्लास्ट फर्नेस में सबसे हाई टेम्परेचर बॉटम मोस्ट में होता है, और जैसे जैसे ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, और अपर जोन में टेम्परेचर और मिडिल जोन में रिलेटिवली कम होता है। तो मिडिल एंड अपर जोन में ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की मेटलर्जी में कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए प्रिंसिपल एंड चीफ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड लोएस्ट पोर्शन में कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात हम आयरन की मेटलर्जी में फिर दोबारा कहेंगे, अभी तो सिर्फ कह के छोड़ दिया, फिर वहां लिखेंगे। तो इसका मतलब आयरन की मेटलर्जी में देयर आर टू प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड द मेजर रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड मिडिल एंड अपर पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस में एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अरे चलो लिख ही लो, हटाओ, दोबारा फिर लिखेंगे तो लिख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये था इलिंगम डायग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज सस्ता है, सस्ते की वजह से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पॉइंट को एज ए नोट करके लिखेंगे। इन मेटलर्जी ऑफ आयरन ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या होता है अभी नहीं पढ़ा, सीखेंगे। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, तो इन मेटलर्जी ऑफ आयरन ड्यूरिंग स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, CO is principal reducing agent acting in middle and upper portion of blast furnace. However, carbon C solid C is reducing agent at bottom part of blast furnace
where temperature is maximum. तो जैसे जैसे ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से नीचे आते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, या नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस में कहाँ है? एट द बॉटम मोस्ट पोर्शन, एंड देयर कार्बन इज द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट। मेन एंड मिडिल एंड अपर पोर्शन में जहाँ टेम्परेचर कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि जब हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे, उसका फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे, वी शैल स्पीक अबाउट इट अगेन। पूरी बात नोट करें। ये पूरी बात हो गया, बस इलिंगम डायग्राम इज ओवर। आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे? 3-4 डायग्राम बना देंगे इलिंगम डायग्राम में, और आपसे कह देंगे ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, मेटल 3 है। बस पूछ लेंगे बताओ कौन सी मेटल कौन से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। नीचे वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस, या एलिमेंट के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। वाइस वर्सा विल नॉट हैपन। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ Illingham diagram, providing the choices of reducing agent for the reduction of a metal or oxide or an element's oxide. I hope you have understood. एक बार एक की जगह 2 बार पढ़ना पड़ता है, कई बार थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने पड़ते हैं कि भाई डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव है तो एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव फॉर द रिएक्शन, और डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है तो एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन। तो गाइज इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये है इलिंघम डायग्राम, नोट करो। चलिए अब बात करते हैं हम स्मेल्टिंग की। हमने इलिंघम डायग्राम पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए व्हाट कुड बी द चॉइसेस अवेलेबल बिफोर अस एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमने इलिंघम डायग्राम से सीख लिया, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स ऑफ रिडक्शन। थोड़ा सा बेसिक थर्मोडायनामिक्स उसमें चाहिए था, वो हमने समझा भी दिया। आप चाहो तो एक बार सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेसिक्स जो है, डेल्टा जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट है, उसे एक बार रिवाइज कर लो तो आपको और अच्छी फील आएगी। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन की चॉइसेस तो आ गई, रिडक्शन करना कैसे है मेटल ऑक्साइड का? तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं एट द हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड अ कंपाउंड इज एडेड कॉल्ड फ्लक्स, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो एक नया शब्द आया आपके सामने, व्हाट? स्मेल्टिंग। तो लिखो स्मेल्टिंग। तो न्यू वर्ड स्मेल्टिंग। क्या है ये? रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। जैसे आयरन के लिए जो हेमेटाइट ओर है, कंसंट्रेशन के बाद, रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बाद जो Fe2O3 मिलता है, उसका रिडक्शन करवाते हैं कार्बन से इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज ए फ्लक्स। तो वो एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर परफॉर्म कराते हैं रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो व्हाट इज स्मेल्टिंग? लिखो स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ smelting is the process of conversion of roasted ore or calcined ore into metal in molten state। लिक्विड फॉर्म में मेटल चाहिए होती है ताकि इसको हम डिपेंडिंग अपॉन द मोल्ड किसी भी शेप में उसको ढाल सकें, मोल्ड कर सकें। तो मेटल इन द मोल्टन स्टेट यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, using suitable reducing agent and flux। फ्लक्स के बारे में बात करेंगे अभी। फ्लक्स इन करंट ऑफ हॉट एयर। तो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एंड करंट ऑफ द हॉट एयर एट हाई टेम्परेचर। Of course, this is a part of the pyrometallurgy. ये is a part of pyrometallurgy है ये। हाई टेम्परेचर वाले प्रोसेस को पायरोमेटलर्जी कहते हैं, और जो प्रोसेसेस एक्वस मीडियम में ही प्रोसीड कर जाते हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक नया शब्द आया फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? ये एक इंटेंशनली एडेड ऑक्साइड है
to remove the impurities in the form of gangue, to remove in the form of slag, an oxide, acidic or basic oxide, depending upon the impurity, intentionally added to remove gangue or impurities in the form of immiscible fusible mass. इमिसिबल मतलब मिक्स ना हो, इमिसिबल फ्यूजिबल आसानी से फ्यूज हो जाए, आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, फ्यूजिबल मास। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कॉल्ड स्लैग। एक नया शब्द और आ गया, स्लैग। तो क्या बोल रहे हैं, स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द रोस्टेड ओर, कैल्साइंड ओर into metal in molten state using the suitable reducing agent and flux। एक नया शब्द आया, फ्लक्स। फ्लक्स वो एडिशनली एडेड कंपाउंड हैं भाई, रोस्टेड कंसाइड ओर है, उसको रिड्यूस करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, साथ में एक फ्लक्स भी मिलाते हैं, जो बची खुची थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज हों, वो इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएं इन द फॉर्म ऑफ इमिसिबल फ्यूजिबल मास कॉल्ड स्लैग। स्लैग क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो फ्लक्स कैन बी एन एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, जानबूझ के मिलाते हैं, इंटेंशनली एडेड। तो दो तरह के फ्लक्स होते हैं। तो टाइप ऑफ फ्लक्स, ए एसिडिक फ्लक्स, व्हाट इज एसिडिक फ्लक्स, एन ऑक्साइड ऑफ ए नॉन मेटल, जैसे कौन, फॉर एग्जाम्पल SiO2 यूज करते हैं या P4O10 यूज करते हैं और B2O3 भी यूज किया जा सकता है, विच इज यूज्ड टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज। बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने में काम में आता है, जैसे FeO, CO एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे FeO मान लो ये इंप्योरिटी है, आयरन, ये कॉपर की मेटलर्जी में कॉपर पायराइड से हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो ये मालूम पड़ेगा कि आयरन की इंप्योरिटीज होती हैं, और इसको रिमूव करने के लिए वी ऐड सिलिका SiO2, ये स्लैग, ये फ्लक्स है, और हाई टेम्परेचर पर ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं FeSiO3 लिक्विड के फॉर्म में, एंड दिस इज स्लैग। दिस इज फ्यूजिबल मास, इमिसिबल फ्यूजिबल मास। मेटल के साथ ये मिक्स नहीं होता, दोनों इमिसिबल हैं और डेंसिटी भी कम होती है, तो ये ऊपर तैरता रहता है, बताएंगे ये सब भी, और वो मिक्स नहीं होता, इमिसिबल फ्यूजिबल मास। तो FeO प्लस SiO2 FeSiO3 बनाता है, दिस इज स्लैग इन द लिक्विड फॉर्म। नोट करो, तो जैसे आयरन की इंप्योरिटी है, इसको रिमूव करने के लिए SiO2 मिलाते हैं, सो दिस इज स्लैग। नोट इट डाउन। जैसे एसिडिक फ्लक्स है, कई बार हमें जरूरत बेसिक फ्लक्स मिलाने की भी पड़ सकती है, और बेसिक फ्लक्स जब मिलाया जाएगा जब इंप्योरिटी कौन सी हो, एसिडिक इंप्योरिटी हो। जैसे सिलिकाई इंप्योरिटी हो तो फिर बेसिक फ्लक्स मिलाया जाएगा। कैसे, वी विल सी। एक बार ये पूरा नोट कर लो आप। B बेसिक फ्लक्स, ऑब्वियसली बेसिक फ्लक्स मतलब बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल, अब चाहे वो CaO हो, चाहे वो MgO हो, चाहे वो Fe2O3 हो, लाइक दीज कुड बी द एग्जाम्पल्स। तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, MgO, CaO, Fe2O3,
हेमाटाइट, ये हेमाटाइट है। Which remove acidic impurities. एसिडिक इम्प्योरिटीज कैन सी, जैसे P4O10, जैसे SiO2 एटसेट्रा। इस तरह की इम्प्योरिटीज को, जैसे एग्जाम्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, ये याद भी रखेंगे। जैसे P4O10 है, SiO2, ये कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, मान लो ये फ्लक्स है और ये इम्प्योरिटी थी, and this removes as Ca3PO4 twice liquid, and this is slag. ये स्लैग के रूप में रिमूव आता है, फ्यूजिबल स्लैग है, इसे थॉमस स्लैग भी बोलते हैं, कॉल्ड थॉमस स्लैग। हालांकि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। इट इज यूज्ड इन द रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यूज्ड इन तो दिस इज कॉल्ड थॉमस स्लैग विच इज यूज्ड इन रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मान लो P4O10 की इंप्योरिटी है और ऐसा होता है, दिस इज फाउंड इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, क्विक लाइम नहीं यूज करते, लाइमस्टोन यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड्स कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्लैग तो ये होता है, जैसे CaO कहाँ से आ रहा है, वो CaCO3 से। MgO कहाँ से आ रहा है, MgCO3, डोलोमाइट बोलते हैं। एंड हेमाटाइट, दीज एक्ट एज the basic flux which are used to remove the acidic impurities like P4O10, and this is commonly observed. This Thomas slag is formed in metallurgy of iron when we obtain iron, pig iron क्या है वो भी बताएंगे, from hematite ore in the blast furnace. तो guys ये नोट करो। अब यहीं पे एक बात आई, स्लैग ये एक इमिसिबल फ्यूजिबल मास है, एक सिंपल शब्द इसके लिए, पूरे सब कुछ डेफिनेशन यही है, इमिसिबल फ्यूजिबल मास। मिक्स नहीं होता ये मेटल के साथ में, डेंसिटी भी कम होती है, ऊपर तैरता है, मिक्स भी नहीं होता, ऊपर भी तैरता रहता है, और आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, आसानी से रिमूव किया जा सकता है। तो हेडिंग लिखो स्लैग। पहले यहां तक की पूरी बात नोट करो। स्लैग लिखो, स्लैग के बारे में, एन इमिसिबल फ्यूजिबल मास that floats over molten metal अच्छा, क्यों फ्लोट क्यों करता है? डेंसिटी लोअर देन मोल्टन मेटल। ऑब्वियस ही बात है कि इमिसिबल फ्यूजिबल मास दैट फ्लोट्स ओवर मोल्टन मेटल, डेंसिटी लोअर देन मोल्टन मेटल। तो मोल्टन मेटल से कम डेंसिटी होती है, इसलिए ऊपर तैरता रहता है और मिक्स नहीं होता इन डिफरेंट लेयर, फ्लोट्स ओवर द मोल्टन मेटल इन डिफरेंट लेयर, जिसको आसानी से इंप्योरिटीज को रिमूव कर लिया जाता है। तो ये है स्लैग। अच्छा, स्लैग की प्रॉपर्टीज क्या हैं? इट इज फ्यूजिबल मास ऑफ लोअर डेंसिटी देन मेटल, it has lower melting point than the impurity. Impurities, भाई फ्लक्स क्या है? impurities से रिएक्शन करके स्लैग बनाता है, तो स्लैग हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द impurity, दैट्स व्हाई इट इज फ्यूजिबल।
that is why it is fusible. आसानी से फ्यूज हो जाता है, आसानी से लिक्विड हो जाता है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज लो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट फ्लोट्स over liquid metal and protects metal from oxidation by hot air blast. आयरन के मेटलर्जी में, ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर जब नीचे, ये इस तरह की सिचुएशन होती है। देखो ये है ब्लास्ट फर्नेस, मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बता देता हूं। यहां से मोल्टन मेटल, हालांकि ये ब्लास्ट फर्नेस है, मैं बताऊंगा बाद में। ये सब यहां, ये सब ये मोल्टन, और ये यहां पर ये स्लैग है। ये भी लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन मेटल भी लिक्विड फॉर्म में। मोल्टन बोल दिया तो लिक्विड ही है, और यहां से हॉट एयर ब्लास्ट दिया जा रहा है। देखो बच्चों, ये कप एंड कोन मॉडल कहलाता है ब्लास्ट फर्नेस का। ये ब्लास्ट फर्नेस हो गई। नहीं बनाएंगे डिटेल में, थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे इसको, सारी बातें समझाएंगे उसमें। ये ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से आप ओर प्लस कोक प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हो, फ्लक्स, और वो सब रिएक्शन होती है, तो बॉटम में हमें मोल्टन मेटल मिलती है, पिग आयरन जिसे बोलते हैं, पिग आयरन। तो पिग आयरन बोलते हैं, और पिग आयरन के ऊपर यही तो हम चाह रहे थे कि मेटल मिल जाए, आयरन मिल जाए हमें। उसके ऊपर में स्लैग तैरता रहता है, और वो जो स्लैग होता है CaSiO3, ये स्लैग होता है लिक्विड फॉर्म में, और यहां से हॉट एयर ब्लास्ट देते हो। अगर ये स्लैग ना हो ऊपर तो मेटल इज इन टच विद द हॉट एयर ब्लास्ट। हॉट एयर ब्लास्ट मतलब O2 तो है ही ना उसमें, तो O2 टू सम एक्सटेंट में रिएक्शन विद द मोल्टन मेटल अगेन मेटल ऑक्साइड बना सकता है। मेटल ऑक्साइड से तो मेटल बनाई थी, वापस से मेटल ऑक्साइड बन जाए तो फिर तो क्या लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या होता है, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, slag floats over the liquid metal and is in contact with the air or O2. metal is not directly in contact with air or O2, तो metal oxidation से बच जाती है, तो it floats over the liquid metal and protects the metal from oxidation by the hot air blast. So this is the most important property of slag. Slag is removed out, हालांकि दैट इज यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। कुछ भी वेस्ट नहीं है, ईश्वर ने कुछ भी वेस्ट नहीं बनाया इस दुनिया में, हर चीज का कहीं ना कहीं कोई उपयोग यूज आता है। तो गाइज ये था स्लैग। अब बात आती है, हमने 3 प्रोसेस पूरे पढ़ लिए। कौन से 3? पल्वराइजेशन, उसमें तो क्या पढ़ लिया, पीसते हैं बस चक्कियों में। दूसरा कौन सा पढ़ा ध्यान से हमने, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जिसमें 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट थे लास्ट वाले, व्हाट froth flotation process for the sulfide ores and leaching particularly for noble metals like gold, silver and all that, and purification of the bauxite by Bayer's process. उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर। उसको भी 2 पार्ट थे, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड थ्रू रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वी स्टडीड, और सेकेंड पार्ट था रिड्यूसिंग द मेटल ऑक्साइड इनटू द मेटल थ्रू सम गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड द प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। अभी डिफाइन किया है। लास्ट वाला स्टेप अभी बाकी है, वो बिल्कुल एंड में लेंगे। व्हाट? प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, मेटल को फर्दर प्योरीफाई करना फॉर द रिक्वायर्ड एंड यूज। बट उससे पहले हम कुछ स्पेशल कुछ मेटलर्जीज पढ़नी है। हमें 3 मेटलर्जीज बड़ी डिटेल में अच्छे से पढ़नी होती हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, मेटलर्जी ऑफ आयरन, ये 3 डिटेल में। फिर थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ टिन, मेटलर्जी ऑफ जिंक, मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम एंड मेटलर्जी ऑफ लेड। ये मेन, तो ये 7 मेटलर्जी ऑन एन एवरेज वी हैव टू स्टडी। ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, और खासकर क्वेश्चन 3 मेटलर्जी से पूछे जाते हैं, मेटलर्जी ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो गाइज ये पूरी बात नोट करो, फिर लिखो
मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन की बात सबसे पहले करेंगे। लोहा सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है सस्ता होने के कारण, नोट इट डाउन। लिखो मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन की मेटलर्जी का फ्लो डायग्राम हम पढ़ेंगे। डायग्राम तो हमने पढ़ लिया, बट हम समराइज करेंगे कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रोसेस दैट वी फॉलो टू गेट द मेटल फाइनली फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव ओर। और आप जानते हो द चीफ ओर ऑफ आयरन इज हेमेटाइट। कौन? Fe2O3.XH2O। मॉइस्चर होती है इन द वेरिंग अमाउंट, तो इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं। पल्वराइजेशन, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऐसे लिख दो। ग्राइंडिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। आप जानते हो हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो सिलिशियस इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। सिलिशियस इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। सिलिका टाइप की इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। यू गेट कंसेंट्रेटेड ओर। Now it is carried out calcination and roasting, दोनों ही कराते हैं, कैल्सिनेशन रोस्टिंग। अच्छा, कैल्सिनेशन का पर्पस कुछ अलग होता है। तो यहाँ से SO2 की इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती हैं, P2O5 रिमूव हो जाता है वॉलेटाइल ऑक्साइड्स के फॉर्म में। मॉइस्चर इज रिमूव्ड आउट, वॉलेटाइल ऑक्साइड्स आर रिमूव्ड आउट। साथ ही साथ एक और चीज होती है जो थोड़ा सा सिडराइट होता है, FeCO3, ये सिडराइट है, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन हेमेटाइट। ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्सिनेशन में FeO प्लस CO2। कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन से FeCO3 जो थोड़ा सा प्रेजेंट होता है इन द स्मॉल अमाउंट इन हेमेटाइट ओर, तो वो FeCO3 जो है FeO प्लस CO2 करते हैं, फिर रोस्टिंग कराते हैं। तो रोस्टिंग से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, और यही तो ऑक्साइड ओर है। और ध्यान दो, Fe2O3 जो SiO2 सिलिका है, फ्लक्स के रूप में यूज कर रहे हैं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती, ये पर्पस है। और यहां से हमें रोस्टेड ओर मिल जाता है, रोस्टेड ओर। समझे नहीं आप कि कैल्सिनेशन क्यों करा रहे हैं? ये तो ऑक्साइड ओर है, कैल्सिनेशन की जरूरत कहाँ है? एक तो कैल्सिनेशन से फायदा ये मिलता है कि भाई मॉइस्चर या कई वॉलेटाइल इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं रोस्टिंग के दौरान, कैल्सिनेशन के दौरान, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत सिडराइट जरूर होता है इन हेमेटाइट ओर, और सिडराइट में लोहा है, लोहा आयरन। और हम लोहे को वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर हमने इसकी रोस्टिंग ना करी ना, बस कैल्सिनेशन करके छोड़ दिया, तो कैल्सिनेशन करके छोड़ दिया तो FeCO3 कैल्सिनेशन के दौरान FeO बनाएगा, और यदि रोस्टिंग नहीं की तो FeO जो है वो SiO2 के साथ स्लैग बना देगा। माइंडेड, FeO अगर खुला छोड़ दिया तो वो SiO2 के साथ
FeSiO3 लिक्विड स्लैग बना देगा। आयरन विल बी वेस्टेड, हम नहीं चाहते आयरन बिल्कुल भी वेस्ट हो। सो टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोसेस वी कैरी आउट कैल्सिनेशन एज वेल एज रोस्टिंग, ताकि सिडराइड जो है वो FeO में कन्वर्ट हो और FeO रोस्टिंग के दौरान Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाए और Fe2O3 फिर SiO2 से रिएक्शन ना करे और हमें आयरन जो है वो प्रॉपर यील्ड में मिल जाए, आयरन वेस्ट ना हो। तो गाइज ये थी बात, ये याद रखने वाली बात है, इसको इस तरीके से कर दो ताकि अलग रहे ये। तो ये था रोस्टेड ओर। अब इसकी स्मेल्टिंग कराते हैं। स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, स्मेल्टिंग कराते हैं इन द ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें Fe2O3 ओर होता है प्लस कोक प्लस CaCO3, दिस इज फ्लक्स, this is reducing agent and this is ore, roasted ore। FeO भी Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, सेट्राइड भी Fe2O3 में कन्वर्ट कर दिया हमने ताकि यील्ड मैक्सिमम हो। हॉट एयर ब्लास्ट देते हैं। हॉट एयर ब्लास्ट मतलब हाई टेम्परेचर की ऑक्सीजन या एयर इज पास्ड एट द वेरी हाई टेम्परेचर, अच्छा खासा हाई टेम्परेचर, ताकि वो कोक के साथ रिएक्शन करे और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, उससे क्या है ओर मेल्ट हो और रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर आसानी से हो पाएं और इम्प्योरिटीज जो है वो स्लैग के रूप में रिमूव हो जाएं, क्योंकि इम्प्योरिटीज इसमें SiO2 की होती हैं। तो पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड and this pig iron contains nearly 4 to 5% carbon, 1% silicon, phosphorus, sulfur, manganese। ये पिग आयरन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पिग आयरन का ये कंपोजिशन है, इसी कारण से पिग आयरन मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। पिग आयरन इसलिए बोलते हैं कि आयरन की मेटलर्जी बड़ी एंशिएंट है, बहुत पुरानी है। तो पहले लोगों के पास बहुत शेप्ड मोल्ड नहीं होते थे, तो वो मोल्टन मेटल को जो ऑब्टेन करते थे तो वो किसी भी शेप में, किसी हांडी में या सिर्फ खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर डाल दिया, मतलब कोई भी शेप में अंदर जो भी जगह मिली वहाँ डाल देते। तो बड़ी ऑकवर्ड शेप में आयरन यूज टू बी ऑब्टेन्ड। सो पिग को कई बार इट इज सिम्बलाइज्ड एज समथिंग ऑकवर्ड, तो हो सकता है इस कारण से ऑकवर्ड शेप में हमें आयरन के मोल्ड्स या आयरन मिलता था, इसलिए उसको पिग आयरन बोलना जाने लगा। दिस इज समवेयर आई रेड। आजकल तो नेट पर काफ़ी चीज़ें इस तरीके से अवेलेबल हों कि भाई जेनेसिस क्या है, क्या बेसिस है कि वाइट इज कॉल्ड एज अ पिग आयरन। तो कई बार अलग अलग थ्योरी चलती है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो आई रेड समवेयर लाइक दिस कि ऑकवर्ड शेप थी इनिशियली इन द एंशिएंट टाइम्स व्हेन आयरन वाज ऑब्टेन्ड, और वो मोल्ड में डाला गया जब लिक्विड आयरन, तो सॉलिडिफाई हुआ, तो इट बिकेम इन द वेरी ऑकवर्ड फॉर्म। ऑकवर्ड के लिए सिंबलाइज करते हैं पिग को, तो कई बार उसे पिग आयरन भी बोलते हैं, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सो दिस इज पिग आयरन। दिस इज नॉट ए यूजेबल आयरन बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ कार्बन, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हाईली ब्रिटल। तो पिग आयरन जो है दिस इज ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस, प्लस स्लैग इज ऑब्टेन्ड। स्लैग कौन? CaSiO3, a byproduct it is a byproduct used in cement making। सीमेंट बनाने में काम में आता है। तो सीमेंट, मैंने कहा ना कुछ भी बेकार नहीं आता, स्लैग इज ऑल्सो नॉट द वेस्ट। तो कैल्शियम जो सिलिकेट है ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट वो होता है जो मेन प्रोडक्ट के साथ में मिल जाता है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाता है, दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। तो पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड, साथ में स्लैग मिलता है विच फ्लोट्स ओवर द मेटल। ये सबसे नीचे रहता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है, बट दिस इज नॉट अ यूजेबल फॉर्म ऑफ आयरन। पिग आयरन को फर्दर प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल में वी डू इट लाइक दिस। स्क्रैप आयरन मिलाते हैं जिसमें 1 से 1.5% कार्बन होता है, प्लस कोक मिलाते हैं, प्लस हॉट एयर ब्लास्ट। स्क्रैप आयरन मिलाकर के, ये प्रोसेस अलग था, इसको मिक्स मत करना। तो यहां पर यू गेट कास्ट आयरन।
कास्ट आयरन में भी नियरली 3% कार्बन होता है और ये भी कार्बन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ ब्रिटल एंड हार्ड एंड इज़ नॉट मच यूजेबल। कास्ट आयरन बहुत कम यूजेस में इस्तेमाल किया जा सकता है बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी हार्ड एंड ब्रिटल नेचर। तो कास्ट आयरन मिलता है और एक और प्रोसेस होता है जिसको बेसेमर कन्वर्टर, इसको हम बाद में भी बात करेंगे। बेसेमर कन्वर्टर यूज करते हैं लाइंड विद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक फ्लक्स के रूप में काम करता है और O2 is passed, hot air blast is passed and steel is obtained। पिग आयरन में पास करवा रहे हैं ये। पिग आयरन को डाल दिया बेसेमर कन्वर्टर में लाइंड विद कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ए फ्लक्स एंड hot air blast is passed। So because of that steel is obtained which is the most usable form where the percentage carbon is in the range up to 1%। Steel is the most commonly usable form of iron, so like that you should remember। इधर चले जाओ ये। This is called purification of iron, जो हमने अभी तक बात नहीं की, ये लास्ट स्टेप था, purification और refining of the metal। तो गाइज ये थी मेटलर्जी ऑफ आयरन। हेमेटाइट ओर ग्राइंडिंग क्रिशिंग कर देते हैं, क्रस्ड ओर मिल गया, हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द सिलिका इज रिमूव्ड आउट, कंसंट्रेटेड ओर, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का पर्पस है कि सेट्राइट जो है FeO पे कन्वर्ट हो जाए और रोस्टिंग का पर्पस है कई तरह की वॉलेटाइल इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएं और साथ ही साथ FeO शुड बी कन्वर्टेड इनटू द Fe2O3 ताकि Fe वेस्ट ना हो, क्योंकि FeO अगर छोड़ दिया खुला, रोस्टिंग नहीं करवाई तो वो सिलिका के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 बना के स्लैग के रूप में, कचरे के रूप में बाहर चला जाएगा। वी डू नॉट वांट ऑल दिस। रोस्टेड ओर इज मिक्स्ड विद, रोस्टेड ओर मतलब Fe2O3 विद कोक विच इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ए फ्लक्स एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज पास्ड। ब्लास्ट फर्नेस में ये परफॉर्म कराते हैं। पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड और बॉटम में मिलता है पिग आयरन और उसके ऊपर तैरता रहता है स्लैग कैल्शियम सिलिकेट विच इज यूज्ड एज ए सीमेंट मेकिंग एंड दिस इज फर्दर रिफाइंड बाय मेकिंग द कास्ट आयरन और स्टील। इस तरह के ये पॉइंट्स हैं। अच्छा, कास्ट आयरन भी दो टाइप के होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन एंड द वाइट कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन, ये पूरी बात नोट करो, मैं तो बताता हूं। जैसे कास्ट आयरन एक्चुअली ये हार्ड एंड ब्रिटल होने के कारण बहुत कम यूजेस हैं, लिमिटेड यूज, इसके लिमिटेड यूजेस हैं। ये भी दो टाइप का होता है, वाइट कास्ट आयरन कंटेन्स सीमेंटाइट Fe3C, ये फॉर्मूला होता है सीमेंटाइट का जो इसको हार्ड बनाता है, सीमेंटाइट। ग्रे कास्ट आयरन विच कंटेन्स ग्रेफाइट हैविंग impurities ऑफ। तो ग्रेफाइट किसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं। तो गाइज ये थी मेटलर्जी ऑफ आयरन। हालांकि ब्लास्ट फर्नेस इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर क्या टेम्परेचर जोन है, क्या रिएक्शंस हैं, वी शैल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।